मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि इस टॉपिक पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में मैंने उसको सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल किया है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो अलग अलग चैप्टर पे हैं, पर इस वीडियो में मैंने सभी वीडियो को एक साथ कंपाइल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सभी के बारे में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसी एक स्टेज होती है दोस्तों एम्प्लॉय की लाइफ में, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इमोशनल फीलिंग के साथ आती है। एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस को छोड़कर रिटायर होता है और रिटायरमेंट लाइफ की ओर बढ़ता है। तो ये रिटायरमेंट के बारे में दिया हुआ है कि रिटायरमेंट जब एम्प्लॉय लेता है तो किस किस परिस्थितियों में ले सकता है। तो एक तो होता है कि जनरल सामान्य रिटायरमेंट, ऑर्डिनरी रिटायरमेंट, जो उसकी कंपलसरी एज हो जाती है 60 ईयर या 62 या 65, जो भी एक सुपरएन्यूएशन की एज होती है उस पर जब रिटायर होता है तो उसको बोलते हैं सुपरएन्यूएशन रिटायरमेंट, अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति। नॉर्मली ये रिटायरमेंट होता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस में कुछ ऐसी कंडीशंस भी बनती है जबकि एम्प्लॉय अपनी सुपरएन्यूएशन की एज को प्राप्त किए बिना भी रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है असामान्य रिटायरमेंट। यह है। अब असामान्य में एक तो वीआरएस, एम्प्लॉय चाहे तो वीआर ले ले, वीआरएस ले ले 20 ईयर के बाद सर्विस अगर पूरा कर लेता है तो उसको सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, और उस कंडीशन में वो चाहे तो वीआरएस ले सकता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। सेकंड हो गया कि उसका एम्प्लॉय का ये वीआरएस हो गया एक्सपायर डेथ इन सर्विस, सर्विस में अगर डेथ भी हो जाती है तो भी एक प्रकार से उसकी सेवानिवृत्ति वहाँ मान ली जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब पीएसयू में या किसी कॉरपोरेट सेक्टर में अगर मान लो कोई एम्प्लॉय रेलवे छोड़कर उधर जाता है और वहाँ परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको एक असामान्य रिटायरमेंट की कैटेगरी में लेकर उसका यहाँ पर फिक्स सेटलमेंट कर दिया जाता है अगर एम्प्लॉय चाहे तो। चिकित्सा के आधार पर, मतलब मेडिकल इनवैलिडेशन के आधार, अगर मान लो कुछ ऐसा उसमें परमानेंट इन्फर्मिटी आ गई है जिसके कारण कि वो आगे अपनी सर्विस को पूरा नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको मेडिकल के आधार पर रिटायरमेंट दिया जाता है। इसको इनवैलिड रिटायरमेंट बोला जाता है, और इस समय जो पेंशन मिलती है उसको इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। तो इनवैलिडेशन के कारण अगर रिटायर होता है तो इनवैलिड रिटायरमेंट होता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट, अगर मान लो एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है डिपार्टमेंटली और में उसको अगर एज ए पनिशमेंट उसे अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए बोला जाता है, तो भी एक प्रकार का रिटायरमेंट है और उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है सारे बेनिफिट्स के साथ। दूसरा आ गया कि निष्कासन और बर्खास्त, डिसमिसल और रिमूवल। इस कंडीशन में उसको रिटायरमेंट मान लिया जाता है, लेकिन अलग कंडीशन है कि उसको कंपेंसेशन अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ उसके निष्कासन और बर्खास्तगी पर जो सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार डिपेंड करेगा, डिसमिसल, रिमूवल। और रेल सेवा से त्यागपत्र देने, रेजिग्नेशन अगर आपने कर दिया, रिजाइन कर दिया रेलवे को, तो उस समय भी एक रिटायरमेंट माना जाएगा। कंडीशन देखी जाएगी, उसके आधार पर पेंशन या जो भी बेनिफिट्स मिलना वो अलग अलग रहेंगे। और पूर्व परिपक्व सेवानिवृत्ति समीक्षा के आधार पर एक रिव्यू होता है 33 ईयर और 55 एज हो जाने के बाद में एम्प्लॉय का एक पूरी रिव्यू किया जाता है। उस रिव्यू में देखा जाता है कि एम्प्लॉय सर्विस में प्रॉपर था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और उसके बाद में अगर रेलवे चाहे तो उसको वहाँ पर समीक्षा के आधार पर रिटायरमेंट उसे दे सकती है, रिटायर कर सकती है। फोर्सफुली भी किया जा सकता है ये, लेकिन जनरली ये होता नहीं है, लेकिन एक प्रकार से एक रूल है। 30 ईयर की एज के बाद में उसका सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू किया जाता है, और अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है नॉर्मलिटी या उस नोटोरियसपन अगर उसमें रहता है तो उसको ऐसा फोर्सफुली मतलब परिपक्वता के लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है उसको। तो ये टाइप ऑफ रिटायरमेंट हो गए दोस्तों, इसके आधार पर ही पेंशन का और इन सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर है। हालांकि इसके जो कैलकुलेशन, ओपीएस में मिलने वाला पैसे फंड का कैलकुलेशन और एनपीएस में मिलने वाला फंड का कैलकुलेशन का मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लेके कैलकुलेशन करके बताया है कि किस स्कीम में कितना पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये है मंथली पेंशन। मंथली पेंशन दोनों में मिलेगी। पीएफ का पैसा जो है, जो एम्प्लॉय का ईपीएफ में जो पैसा बंद होता है ओपीएस में वो मिलेगा,
और यहाँ पर जो उसके एनपीएस में जो अमाउंट जमा है उसके एनएवी के आधार पर जो भी 60% अमाउंट बनेगा वो मिलेगा, और 40% एन्यूटी में चला जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी दोनों में मिलती है। क्या कितना अमाउंट मिलेगा वो हम लोग किस कैलकुलेशन के आधार पर मिलेगी वो हम लोग आगे देखेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस जीआईएस का पैसा है, दोनों में मिलता है। लीव इनकेसमेंट का पैसा दोनों में मिलता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELHS, रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइजेशन हेल्थ स्कीम, इसका पैसा जो है दोनों में मिलेगा। PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दोनों में मिलते हैं। उसके बाद में सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ की हम लोग अभी बात कर चुके हैं। अब यह आ जाएगा सेवा काल में निधन पर मिलने वाले। अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी कारण से सेवा काल में, मतलब डेथ इन सर्विस अगर हो जाता है, तो उसमें फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसको मंथली फैमिली पेंशन बोला जाता है। तो ये दोनों कंडीशन में दोनों को मिलेगी ना, एनपीएस में और ओपीएस को भी। पीएफ का पैसा मिलेगा, एनपीएस का पैसा मिलेगा। डेथ ग्रेजुटी, इसमें डेथ की वहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिल रही थी, यहाँ पर डेथ ग्रेजुटी मिलेगी, तो ये दोनों में मिलेगी। ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, लीव इनकेसमेंट का पैसा मिलेगा, RELHS का पैसा मिलेगा, विडो पास मिलेगा, CTG जो मिलता है वो मिलेगा दोनों में। हाँ, इसमें एक एक्स ग्रेशियल लमसम कंपनसेशन मिलता है अगर सर्विस के दौरान अगर उसे डेथ होती है उसकी, तो एक्स ग्रेशिया एक लमसम अमाउंट मिलता है, जबकि जिसके कि हम लोग आगे चल के कैलकुलेशन का मतलब देखेंगे कितना अमाउंट मिलता है। CTG दोनों में मिलेगा। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम वो भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनपीएस और ओपीएस के एम्प्लॉय को मिलती है। अब देख लेते हैं कि रेल सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी पर देय लाभ। अगर मान लो डिसमिजल या रिमूवल कर दिया तो उसमें पीएफ का पैसा तो एम्प्लॉय का है, वो तो उसे मिलता है। जीवन बीमा, समूह बीमा योजना, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पैसा मिलता है। अब निष्कासन या बर्खास्तगी के समय में दोस्तों जो उसे एक प्रकार से अपनी फैमिली को लिवलीहुड को चलाने के लिए उसको कंपेंसेशन के आधार पर अनुकंपा भत्ता कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है। यदि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है अगर उसने उसे स्वीकृत किया, मतलब उसको अगर सेंक्शन किया है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो कि पेंशन के 2/3 से अधिक नहीं होगा। जो पेंशन उसकी बननी चाहिए थी उस टाइम पे, एट द टाइम आप जो भी उसको डिसमिजल या रिमूवल किया है उस समय अगर उसकी पेंशन जो बननी थी उसके 2/3 से अधिक नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक सीधा समझा जाए तो 1 लाख अगर उसे पेंशन बनती थी तो उसको 66,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सेवानिवृत्ति उपदान मतलब रिटायरमेंट ग्रेजुटी अथवा जो कि तभी देय होंगे यदि कर्मचारी को कंपेशनेशन पेंशन स्वीकृत की गई हो, उसको कंपेशनेट अलाउंस अगर दिया जा रहा है तभी उसको जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी, अदरवाइज उसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर देखा जाए तो रिमूवल और डिसमिजल के समय अगर डीए ने अगर डिक्लेयर किया है और उसे पेंशन देने का मतलब कंपेशनेट अलाउंस देने का, तो उसे जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी। रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर अगर रिज़ाइन करते हैं रेलवे सेवा से तो पीएफ का पैसा मिलेगा, समूह बीमा योजना का पैसा मिलेगा, लीव इनकेसमेंट जो भी है वो मिलेगा। लेकिन इसमें जो है दोस्तों जहाँ पर 300 रिटायरमेंट के समय 300 का मिलता था पैसा, वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ ये 150 डेज़ का ही मिलेगा अगर वो रिजिग्नेशन देता है तो। अब इसमें देख लेते हैं कि निपटारा प्रकरण प्रारंभ करने हेतु सेवानिवृत्ति तिथि से पहले सेवा रिकॉर्ड जो भी सेटलमेंट के जो केसेस हैं उनको करने के लिए खाता अवकाश दिवीक्षा हेतु लेखा अनुभाग को भेजा जाता है। उसको मतलब रिव्यू के लिए उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, उसका D&AR क्लियरेंस लिया जाता है, वाणिज्यिक डिबेट इत्यादि जो भी भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 माह पहले कर्मचारी से निपटारा फॉर्म अनुभाग के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। निपटारा प्रकरण की जो सेटलमेंट का जो केसेस रहेंगे कि प्राप्ति के बाद किसी भी अतिरिक्त भुगतान या बकाया के बारे में बिल अनुभाग को नो ड्यूज के संबंध में लिखा जाता है और अतिरिक्त भुगतान एवं बकाया राशि को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपदान रिटायरमेंट ग्रेजुटी से कटौती की जाती है। सभी संबंधित दस्तावेज और जानकारी प्राप्त होने के पश्चात निपटारा प्रकरण तैयार कर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निपटारा राशि के भुगतान हेतु पेंशन अनुभाग को भी भेजा जाता है और सभी निपटारा प्रकरण भुगतान हेतु पेंशन अनुभाग में प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य भेजे जाते हैं।
अब ये निपटारा राशि की गणना किस तरह करते हैं, तो निपटारा राशि मतलब पेंशन, इसमें सबसे पहला अमाउंट आ जाता है पेंशन। तो पेंशन के कैलकुलेशन के लिए अंतिम वेतन अथवा अंतिम 10 माह का औसत वेतन, लास्ट का जो उसका बेसिक था वो, या फिर लास्ट के 10 माह का जो औसत वेतन आएगा वो, उसको देखा जाएगा। उसमें से जो भी ज़्यादा अमाउंट निकलेगा उसका 50% जो है उसको पेंशन बढ़ जाती है, और उसके अनुसार जो भी उस पर जो तत्कालिक महंगाई भत्ता मिलता था वो उसमें ऐड किया जाता है। मतलब बेसिक प्लस डीए जो भी पेंशन बैठी है उस पर, और उसके अनुसार जो उतना एप्लीकेबल डीए जितना मिल रहा है उतना। अब यहाँ पर न्यूनतम पेंशन देख लेते हैं। तो आज के समय में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। 9,000 से कम अगर कैलकुलेशन में आती है उसकी पेंशन तो कम से कम 9,000 रुपये तो मिलेगा ही। और अधिकतम पेंशन जो है 1,25,000 होती है। इससे ज़्यादा अगर कैलकुलेशन में आती है तो वो नहीं मिलती। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट दी गई हो, इसी के आधार पर पेंशन मिलती है। तो ये जो है 9,000 किस प्रकार से डिसाइड किया, तो आज के समय में 18,000 पेंशन, मतलब 18,000 बेसिक इनिशियल बेसिक है, ठीक है। तो जो 18,000 बेसिक है, 18,000 का 50% 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 से कम नहीं होगी क्योंकि बेसिक का 50% पेंशन मिलना चाहिए। तो इतना बेसिक तो एम्प्लॉय का रहेगा ही किसी भी प्रकार से कैलकुलेट करेगा तो इसलिए वो मिनिमम 9,000 रख दिया। और ये आज में जो कैबिनेट स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको 2.5 लाख उनका बेसिक है। तो 2.5 लाख का 1,25,000 प्रति माह जो है जो उनकी पेंशन मैक्सिमम पेंशन मानी जाएगी। मतलब इसके और इसके बीच का पेंशन डिसाइड की गई, जो कि 1/1/2006 से संशोधित विधेयक के अनुसार से लागू है। परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन देख लेते हैं। सामान्य परिवार पेंशन का कैलकुलेशन क्या है, लास्ट में जो वेतन होता है, लास्ट में बेसिक होता है इनटू उसका 30% मिलता है। मतलब 1 लाख अगर बेसिक था तो उसको 30,000 सामान्य परिवार पेंशन मिलेगी। इसमें भी लिमिट दी हुई है कि 9,000 से कम नहीं, और ये जो है ये रहेगा अधिकतम 75,000 से कम नहीं। वही उसी का 2.5 लाख का के हिसाब से 9,000 और 75,000। अब पेंशन का सारांशीकरण, मतलब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन का कम्यूटेशन अधिकतम 40% को ही वॉलेंटरीली आधार पे उसे सरेंडर किया जा सकता है 15 साल के लिए, और उसका लमसम जो अमाउंट बनता है वो एम्प्लॉय चाहे तो उसे ले सकता है, जिसका कि वो कुछ उपयोग में अगर कोई बड़ा बजट मतलब एस्टिमेशन का काम अगर करता है तो उसके लिए वो इस तरह से कम्यूटेशन करा सकता है। तो सारांशीकरण राशि का एक फैक्टर दिए फार्मूला दिया हुआ है कि 40% इंटू 12 इंटू एज फैक्टर। एज फैक्टर का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हर एक एज वाइज उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो दिया गया है। तो इसका टेबल आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, टेबल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एज फैक्टर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सारांशीकरण। सारांशीकरण की तिथि से 15 वर्ष में अधिक मासिक आधार पर ये जो सारांशीकरण का पैसा मिलता है ये एकमुश्त मिल जाता है, और जिसको कि 15 महीने के 15 माह की मतलब 15 वर्ष के लिए ये पैसा मिल जाता है इकट्ठा। 15 जो मतलब 15 साल के बाद में वापस उसकी पेंशन में ये अमाउंट रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। अधिवर्षिता पर मतलब सुपर एन्युएशन के समय सेवानिवृत्ति होने पर सारांशीकरण हेतु पे एज फैक्टर क्या दिया हुआ 8.194। 60 ईयर की एज में एम्प्लॉय रिटायर होगा, और जो 61 एज में जो उसका फैक्टर आएगा उसको नेक्स्ट बर्थडे पे माना जाता है। तो 61 की एज में ये वाला फैक्टर आता है 8.194 से यहाँ पर एज फैक्टर माना जाएगा। मतलब 40% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू एज फैक्टर इंटू 12, 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति पर अर्थात 61 एज का फैक्टर माना जाता है। परिवार पेंशन पर सारांशीकरण का लाभ दे नहीं है। परिवार पेंशन पे ये जो ये है इसका लाभ नहीं मिलता है। ये जो है मिलता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पे इसका लाभ नहीं मिलता, जो पेंशन रिटायर होता है एम्प्लॉय तब जो बनती है उस पर होता है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने पर अथवा सेवा छोड़कर जाने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि कौन कौन सी रहेगी। सेवानिवृत्ति उपदान मतलब से रिटायरमेंट ग्रेजुटी, अंतिम मूल वेतन प्लस डीए इंटू अर्हक सेवा अपान 2। लास्ट जो बेसिक था उसका प्लस उसको डीए किया जाएगा। कुल अर्हक सेवा उसने कितनी साल की सर्विस की, 20 साल 30 साल 40 साल, तो उसके लिए भी उसकी कुल अर्हक सेवा का बटा 2 5 2 कर दिया जाता है।
जो कि अधिकतम 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ये दरें एक 2006 से 2016 से लागू है। निधन उपदान मतलब डेथ ग्रेजुटी, अंतिम मूल वेतन प्लस डीए इंटू अर्हक सेवा का अपान 2। अधिकतम ये भी 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। उक्त दोनों परिस्थितियों में अर्हक सेवा 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये 33 का जो है दिया हुआ है, मतलब 33 से ये यहाँ पर जो मैक्सिमम यूनिट आएगा, अमाउंट आएगा अर्हक सेवा का 33 ईयर ही आएगा। 33 ईयर अपान 2 मतलब 16.5 टाइम्स ऑफ द मूल वेतन और डीए का 16.5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे उसकी सर्विस 33 साल हुई हो, 37 हो, 40 हो। हाँ, अगर 32 है तो 32 ही माना जाएगा, 32 अपान 2 16 ऐसा है। सेवा के दौरान निवृत्त कर्मचारी का निधन होने पर निधन उपराशि की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। सेवा के दौरान में अगर एम्प्लॉय मतलब में एक्सपायर हो जाता है, 1 वर्ष के से कम में अगर एक्सपायर हो गया तो उसको मासिक के वेतन की डबल 2 गुना उसको जो है डेथ ग्रेजुटी मिल जाएगी। 1 से 5 वर्ष के बीच में अगर होता है तो उसे 6 गुना उसको डेथ ग्रेजुटी मिल जाएगी। 5 से अगर परंतु 12 वर्ष से कम मतलब 5 से 11 तक अगर होता है तो उसको मासिक उपलब्धियों का 12 गुना मिल जाता है। और अगर 12 वर्ष या उससे अधिक होता है और 20 साल से कम होता है तो मासिक उपलब्धियों का 20 गुना मिल जाता है। और 20 या अधिक होता है तो प्रत्येक 6 माह की आर्थिक सेवा पर मासिक उपलब्धियों का आधा, जो कि 33 गुना से अधिक नहीं होगा, एवं अधिकतम 20 लाख राशि, जो मुझे बताया मैंने। अगर 26 साल है तो 26/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 40 साल है तो 40/2 नहीं होगा, उसमें 33/2 ही होगा। सेवा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात सारांशीकरण। मेडिकल के बाद में जब आप कम्यूटेशन कराते हैं, मान लो रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन नहीं कराया और उसके 1 साल बाद अगर करवाते हैं तो उस समय क्या होगा, उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। चिकित्सा विकोटीकृत आधार पर सेवानिवृत्त होने पर, अगर मान लो वो मेडिकल इनवैलिड होता है तो उसके आधार पर सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस समय में शास्त्री के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त होने पर या पेंशन स्वीकृति किए जाने के पश्चात, पेंशन एक बार आपकी डिसाइड हुई उसके बाद अगर आप कमिट कर रहे हो तो ठीक है। अनुकंपा भत्ता स्वीकृत होने पर, सेवानिवृत्ति होने के 1 वर्ष के पश्चात सारांशीकरण हेतु आवेदन किए जाने पर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को फिट किए जाने और आयु निर्धारण किए जाने के आधार पर सारांशीकरण की तिथि से 15 वर्ष पूर्व होने के पश्चात, मतलब जब जिस दिन को कम्यूटेशन किया उसके 15 वर्ष पूर्व होने के पश्चात, अथवा पेंशनर के निधन होने के पश्चात, या फिर पेंशनर जो था उसका निधन हो गया, पूर्ण पेंशन या परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। महंगाई राहत मूल पेंशन पर देय है, सारांशीकरण की कटौती तत्पश्चात शेष पेंशन पर नहीं है। जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो डीए मिलता है, वो मूल पेंशन पे, बेसिक पेंशन पे मिलता है। उसको वो जो सारांशीकरण के बाद में जो पेंशन कम होती है उसके उस पर नहीं मिलता है, मूल बेसिक पेंशन पे मिलता है। समूह बीमा योजना का पैसा मिलता है एम्प्लॉय को, तो केंद्रीय कर्मचारी को समूह बीमा योजना के तरह अगर उसका जो अमाउंट कटता है 30 रुपये, 15 रुपये, 60 रुपये और 120 रुपये, ग्रुप ए के लिए 120, बी के लिए 60, सी के लिए 30 और डी के लिए 15 रुपये। तो ये जो महीने का कटिंग होता है इसको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जाता है, जीआईएस में। और सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देने पर अंशदान राशि का टेबल के अनुसार परिकलित कर ब्याज सहित भुगतान देय होगा। निधन होने पर अंशदान राशि का टेबल के अनुसार परिकलित कर ब्याज सहित भुगतान व निम्न अतिरिक्त भुगतान रहेगा। मतलब जो टेबल के अनुसार अमाउंट आ गया वो तो आएगा ही साथ में ये अतिरिक्त रहेगा। ए के लिए 1,20,000, बी के लिए 60,000, 30 के लिए, सी के लिए 30,000 और इसके लिए डी के लिए 15,000। तो ये सभी को ये अमाउंट मिलता है। लीव इनकेसमेंट की गणना। लीव इनकेसमेंट जो 30 दिन का मैक्सिमम लीव इन एलएपी इनकेस किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसमें क्या रहेगा, लास्ट मूल वेतन जो रहेगा वो प्लस जो महंगाई भत्ता रहेगा, मतलब बेसिक प्लस डीए इंटू कुल औसत जितना दिन उसकी छुट्टी बाकी थी, मान लो 300 दिन की है तो बेसिक प्लस डीए इंटू 300/30, ये कैलकुलेशन रहेगा। तो अधिकतम में 300 दिन की दी जाती है। हाँ, अगर उसके अकाउंट में एलएपी 300 दिन नहीं है तो उस कंडीशन में अलग कैलकुलेशन होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 300/30 ये एक फार्मूला है, इसके आधार पर लीव इनकेसमेंट निकाल सकते हैं। एलएचएपी हाफ लीव
एवरेज पे की गणना के लिए क्या रहेगा, लास्ट वेतन वो DA प्लस बेसिक प्लस DA इंटू कुल औसत वेतन का जो जितने दिन उसकी LHAP है मान लो। अब यहाँ पर हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं, अगर मान लो एम्प्लॉय के पास 250 दिन की LAP थी, ठीक है, और जब रिटायर हो रहा था तो वो क्या करेगा, उसके 250 दिन का तो LAP का इस कैलकुलेशन के आधार पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो है 50 LHAP मान लीव जोड़ी जाएगी। इस तरह इसको 300 कर लिया जाएगा। अब ये 50 LHAP जोड़ी गई है तो 50 जो इसका रहेगा कैलकुलेशन इसके आधार पर किया जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये 50 जब जोड़ते हैं तो ये 50 में से 25 का ही पैसा मिलता है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो अगर 250 LAP है और उसको वो लास्ट में अगर लिव इनकेसमेंट होता है तो 250 तो LAP का पैसा मिलेगा प्लस 50% का आधा, 50 का आधा 25, 275 LAP का पैसा उसको मिलेगा। अब भविष्य निधि कुल जमा भविष्य निधि ब्याज से जो भी भुगतान होगा वो मिलेगी, और नामांकन करने अधिक से व्यक्ति होने पर हिस्से के प्रतिशत के अनुसार हिस्सा मिलेगा। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का पैसा जो मिलता है वो होता है अधिकतम 60,000 का भुगतान PF खाते में निम्नानुसार न्यूनतम राशि से होने पर किया जाता है। अधिकतम जो है 60,000 रुपये होता है DLIC का पैसा डिपॉजिट लिंक। अगर मान लो पे मैट्रिक 8 या उससे अधिक में है तो उसके अकाउंट में जब उस समय उसके अकाउंट में PF अकाउंट में पिछले 36 माह में औसत राशि जो है 25,000 कम से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा रही तो चलेगा, उससे अगर कम होती है तो ये पैसा नहीं कब मिलता है। अगर 6 से 7 है तो 15,000, और 6 या उससे कम है पे मैट्रिक्स में लेवल 6 से कम है तो 10,000 रुपये, इतना अमाउंट मिनिमम होना चाहिए 36 महीने का एवरेज। जनरली इतना होता ही है। दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार, एक होता है कि दुर्घटना एम्प्लॉय पूरी सर्विस कर ले और उसके हाथों से कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको इनकरेज करने के लिए ये एक स्कीम है पुरस्कार योजना, जिसमें कि लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, मोटरमैन, स्टेशन मास्टर, कांटे वाला, केबिन मैन और स्विचमैन की सेवाओं के कुल वर्षों के आधार पर उसे दी जाती है। तो एक छोटी शास्ति का अगर मान लो उसे माइनर पेनल्टी मिली है तो 30% जो राशि मिलेगी उसमें से 30% कम कर दिया जाएगा। 2 अगर माइनर पेनल्टी मिली है तो 70%, और 3 या अधिक माइनर पेनल्टी मिल गई तो वो अमाउंट उसे नहीं मिलता है पुरस्कार, या फिर एक बड़ी शास्ति मिल गई मतलब एक मेजर पेनल्टी मिल गई तो यह पुरस्कार देय नहीं रहेगा। अब इसमें समझ लेते हैं तो दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट और मोटरमैन के लिए 7 वर्ष की सेवा तक 20 दिन का वेतन मिलेगा, ठीक है। 15 वर्ष की सेवा तक 40 दिन का वेतन मिलेगा। 23 की सेवा तक 60 दिन का वेतन मिलेगा, और 30 वर्ष की सेवा से अधिक होने पर 90 दिन का। तो 7, 15, 23 और 23 से अधिक के होने पर 90 दिन का वेतन उसको मिलेगा। स्टेशन मास्टर कांटे वाला, और इसके लिए 7 वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का, 15 वर्ष की सेवा के लिए 30 दिन का, 23 वर्ष के लिए 45 दिन का, और इसमें 60 दिन का। तो ये डे के अनुसार दे दिया गया है। कर्मचारी के गुमशुदा होने पर, अगर कर्मचारी रिटायर नहीं होता है और किसी स्टेज पे आके मान लो वो मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो सामान्य किराया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो रेलवे अकोमोडेशन में रहता है तो उससे सामान्य किराए की दर पर वो 1 वर्ष के लिए उसमें रह सकता है। जो भी उसका करंट में किराया जो चल रहा था ना, वो उसके आधार पर 1 साल तक रह सकता है। और 1 साल के बाद भी अगर 1 वर्ष पश्चात कर्मचारी नहीं मिलने पर, कर्मचारी अगर नहीं मिलता है तो सामान्य किराए की दर पर अतिरिक्त 1 वर्ष के लिए और रह सकता है। मतलब देखा जाए तो 24 महीने के लिए, ठीक है। अगर मिसिंग है एम्प्लॉय तो 24 महीने तक सामान्य दर पर रह सकता है वो। अनाधिकृत रूप में आवास रोके रखने पर डैमेज रेंट के अनुसार वसूली की जाएगी, और प्रत्येक माह का 1 मानार्थ पास की कटौती की जाएगी। ये दोनों चीज़ें की जाती है। अनऑथराइज अगर अकोमोडेशन करके रखा है, क्वार्टर में रह रहे हैं तो। रेलवे आवास रोकने की अनुमति, सेवानिवृत्ति पर जो है पहले 4 महीने के लिए सामान्य किराए की दर पर 4 महीने तक आप उसी क्वार्टर में रह सकते हो। उसके बाद शैक्षणिक या चिकित्सा के आधार पर दुगने रेट पर अगले 4 महीने के लिए। तो ये याद रखना, ज़्यादातर ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है, ये 4 महीने है, और ये अगर ये शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल या मेडिकल अगर कुछ बेस बनता है तो अतिरिक्त 4 महीने में, लेकिन उसके लिए जो रेट हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा। त्यागपत्र, रिमूवल और बर्खास्तगी,
रेसिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डिसमिजल हो गया, तो सामान्य किराए की दर पर 1 माह के भीतर उसे 1 माह तक तो रह सकता है, उसके बाद में उसे क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। निधन अशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्ति होने पर सामान्य किराए की दर पर 24 माह, अगर निधन हो गया, उसका एक्सपायर हो गया, या फिर अशक्तता इनवैलिड हो गया, मतलब सेम इस प्रकार से मिसिंग और इसमें ये दोनों चीज़ें में एक ही आ गया। इसमें 24 महीने, इसमें भी 24 महीने हो जाते हैं दोनों मिला के, तो ये आ जाएगा। सेवोत्तर मानार्थ या विधवा पास, सेवोत्तर मानार्थ या विधवा पास में